अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओवरऑल जो अपोजिशन का एक स्टांस है उसके ऊपर के पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस आ रहा था कि वो हुकूमत मुखालिफ तहरीकें चलाएंगे और वो बार बार ये वाजे कर रहे थे अपने स्टेटमेंट से, चाहे चेयरमैन बिलावल जरदारी हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों या कोई और पीपल्स पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव। अब हमने PMLN की जानिब से भी एक क्लियर स्टांस देख लिया है। वो कह रहे हैं कि वो हुकूमत खिलाफ तहरीक ज़रूर चलाएंगे और सवाल इसमें यह है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको इतनी बड़ी 6 हफ्ते की मर्सी बेल भी मिली उनकी बीमारी की वजह से, जो कि आज से पहले कभी कोई ऐसा प्रेसिडेंट दिखाई नहीं देता। उसके बावजूद उनके इलाज का तो कुछ अता पता ना हुआ और ना ही कुछ मालूम हो सका कि कौन सी उनकी सर्जरी हुई या जो अनजाना अटैक्स उनको आ रहे थे उसका फर्दर क्या उन्होंने इलाज किया, क्योंकि पाकिस्तान के हॉस्पिटल से और सिस्टम से वो सेटिस्फाइड नजर नहीं आए तो वो दोबारा चले गए जेल। फाइनली अब वो भी कह रहे हैं कि वो भी हिस्सा बनने को तैयार हैं और उनकी तरफ से जो है सिग्नल्स आ रहे हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीकें चलाई जाने के लिए कंप्लीटली तैयारियां हो रही हैं। मस्तूम साने के बाद फिर हमने देखा जो है पै दर पै वाक़यात होते चले आए जो कि सिक्योरिटी के मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं और क्लियरली वाजे कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सूरत हाल गड़बड़ है सिक्योरिटी के हवाले से। ग्वादर में भी हमने रिसेंटली देखा कि एक सान्या हुआ और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तमाम तर डटी हुई हैं और वो मुकाबला कर रही हैं इन तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स का या कोई भी इस किस्म के जो एक्टर्स हैं जो कि मुल्क के हालात को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इकॉनमी को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे डटने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं। आज के प्रोग्राम में हम अपने पैनल में हमारे पास आज स्टूडियो में जो मौजूद हैं, हमारे साथ अख्तर अनाई साहब मौजूद हैं एज एन एनालिस्ट, उनको फॉर्मली वेलकम करूंगी और जो बाकी गेस्ट होंगे बाकी पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव उनको हम कॉल पे ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको फॉर्मली एक दफ़ा फिर से वेलकम कर दूं अपने प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले स्टार्ट करूंगी आपसे, नवाज शरीफ साहब के हवाले से जानना चाहूँगी कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए वो बिल्कुल उनका स्टांस आ गया है कि वो कह रहे हैं कि रेडी हैं, चलाएंगे हुकूमत मुखालिफ तहरीक, और क्या लगता है आपको, क्या तजाद नहीं है बात में? एक तरफ तो उनकी बीमारी, दूसरी तरफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक, क्या वो अभी भी उनको होप्स हैं कि अब दोबारा वो जो है हुकूमत में आएंगे? जी बिल्कुल। एक्चुअली पहले जब आपको याद होगा 6-7 हफ्ते पहले जब उनकी बेल हुई थी उस वक्त स्ट्रेटेजी उनकी थी दूसरी, बट उसके बाद कुछ मामला चल रहे थे कि उसके बाद जब इनको एक्सटेंशन नहीं मिली और दोबारा गिरफ्तारी दी तो उससे पहले बहुत सी चीज़ें प्लान कर चुके थे वो, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कि हमेशा हमारी मुल्क की सियासत में दखल अंदाजी देती रहती हैं। कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस, थोड़ा सा इलाबोरेट नहीं, मैं फिलहाल इस तरह से नहीं कहना चाहूँगा, जो कि अंडरस्टूड है, एवरीवन नोज दैट, कि मैंने जो नहीं जानते वो मैं उनके इतनी लिए हिम्मत करके आपको ये बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो बाहर गए हुए थे वो कुछ लॉबिंग के सिलसिले में गए हुए थे कि मे बी कि अगर वो कुव्वतें जो अगर इस हुकूमत से जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो अगर पूरी नहीं हो पाती तो फिर बी टीम कौन सी होगी, नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी होगी। अच्छा। तो जाहिर है को इससे बढ़ चढ़ के ज्यादा होप दिलवाने के लिए शायद गए थे कि भी आप हमें जो है वो हमारे सर पे हाथ रखिएगा, बिल्कुल, कि हम आपको वो टारगेट्स पूरे करके देंगे जो हमें करने होंगे, जो आपका एजेंडा हो उस पर काम करेंगे। तो कौन सी ऐसी चीजें आपको लगता है कि जो कि एड्रेस नहीं हो रही जिसकी वजह से प्लान बी के लिए हो सकता है बातें हो रही हो वहां पर? देखिए, अभी फिलहाल तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसी गवर्नमेंट पे बात करें, ज़्यादा बेहतर होगी, बट ये है कि वो बिल्कुल दंगल में उतर चुके हैं और उन्होंने स्ट्रेटेजी अभी बिल्कुल शायद खाकान अब्बासी साहब को दे दिया है, टास्क दे दिया है और वो बिल्कुल अपनी कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं। वैसे तो आपको पता है अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है सिचुएशन से बेनिफिट लेने की कोशिश करती है, जो कि बिल्कुल उन्होंने देखा कि अभी हम भी मैदान में उतरते हैं तो आप देखेंगे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो भी पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी वो भी बड़े ज़ोर शोर से जारी थी और थोड़ा सा कुछ अर्सा उन्होंने बड़ा म्यूट होके और थोड़ा स्ट्रेटेजी कूल डाउन करके और बिल्कुल प्रिपेयर होके गिरफ्तारी के बाद उन्होंने आफ्टर ईद जो है अपना पूरा प्रोग्राम जो है वो पूरी मुहिम चलाने का प्रोग्राम कर लिया है और सब चीज़ चल रही है, लॉबिंग भी चल रही है, पूरी जो है नए सिरे से एनर्जी है। एक्चुअली बहाना बनाया जा रहा है कि महंगाई, बहाना बनाया जा रहा है बजट, जो इस वक्त हालात हैं कि अवाम वैसे तो बाहर निकलेगी नहीं, ठीक है। अब जाहिर है कि जब ये बजट आने वाली है, बजट आएगी और ईद आएगी और ईद के बाद फिर हालात क्या होने वाले हैं उसकी फ़ायदा लेना चाहती है, तो इसीलिए ये कि वो मैदान में उतर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है अपनी कैंपेन अभी से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि 2020 में मिड टर्म इलेक्शन की सिचुएशन क्रिएट हो जाए।
अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो भी जाहिर है किसी मिड टर्म इलेक्शंस क्या क्या होंगे और क्या सिनेरियो होगा उसके बाद, और ये कब तक एक टेन्योर एक होगा टाइम पीरियड के उसके बाद एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बार बार ऑपोजिशन की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शंस को वो देखते हैं। देखिए मेरा ज़ाती तज्जिया है, वैसे तो आपने देखा होगा कि दूसरे तज्जियाकार भी कुछ ही तरह की बात कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन बड़ी ऐसी ही हो रही है। मैंने भी लास्ट प्रोग्राम में एक बजट का आपको कहा था कि ये बजट इनका अगर ठीक नहीं हुआ तो आखिरी बजट होगा, और देख लीजिएगा 6 महीने क्या 16 महीने की गवर्नमेंट नहीं होगी, तो सिचुएशन उसी तरफ जा रही है। देखिए महंगाई का जो सुनामी है ना ये ले डूबेगा सब। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के मुताबिक होगा? मिड टर्म इलेक्शंस की क्या वैलिडिटी है और कैसे होगा ये सब? देखिए कुछ कयास आ रही हैं, खुदा ना खास्ता ये स्टेबल ना होती हुकूमत। देखिए कयास आ रही हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, वो तो नहीं, तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं क्या वो कैटेगोरिकली फैक्ट्स के ऊपर हैं बातें, या सिर्फ और सिर्फ बातें हैं? बहुत सारी बातें तो ऐसी भी होती हैं जो आवाम को गुमराह करने के लिए होती हैं, और जब देखें तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं। एग्जैक्टली आप सही फरमा रही हैं, ऐसा होता है, ये भी पॉलिसी चलती है, मगर देखिए हकीकत सामने है। मौजूदा गवर्नमेंट को चैलेंजेस हैं, इन्होंने IMF को अगर रिज्यू करना था तो पहले रिज्यू कर लेते तो शायद ये सिचुएशन ना आती। डॉलर जो है वो बड़ा की होता है, अगर डॉलर की प्राइस आज भी देख लें, आज की डॉलर प्राइस क्या है, 148 तक पहुंच गया है। नहीं, वो वापस 144 पे चला गया था, 147 हुआ था, फिर उसके बाद वापस अभी नहीं, अभी आप देख लें आज की अभी करंट सिचुएशन देख लें, वो इट इज अराउंड अबाउट 148, ठीक है। तो दोबारा जो है वो जाहिर है कि वो मार्केट वो हो रही है। अब डॉलर के साथ फिर फ्यूल प्राइस भी कनेक्टेड होती हैं, बहुत सी चीज़ें, हमारे जितने भी लोन्स हैं, हर चीज़ जो रीपे हो रही है वो इकोनॉमी का ताल्लुक ही डॉलर के साथ है। और उसको जो कुव्वतें अभी देखें कि कुछ प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस की बात की है। पहले जो स्टॉक एक्सचेंज, जो करेंसी के स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज थी उनके लिए उन्होंने सख्ती से कहा था, अभी प्राइवेट बैंक को कहा गया है बड़ी सख्ती से कि अगर आप लोग इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। बहरहाल ये है कि ये इनके प्राइवेट बैंक्स के कंट्रोल में नहीं है। की अगर आप जो बात कर रहे हैं अख्तर साहब, आपको क्या लगता है क्या प्लान बी के लिए दोबारा से इनको कंसिडर किया जाएगा? क्योंकि इन्होंने तो इतनी तबाही इस मुल्क में मचा ली है, इतना कुछ इन्होंने किया है, सारा जो हमारा डेफिसिट है, जो हमारा खसारा देख लें इकोनॉमी का, हमारे इदारों की तबाही देख लें, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, हमारी ओवरऑल हेल्थ सेक्टर हो, सब कुछ तबाह कर दिया दीमक की तरह। ये जो तमाम तर जो आज से पहले बार बार जो दो हुकूमतें आती रही अपने इक़्तिदार में, देखिए सिचुएशन बद से बदतर होती रहेगी। कोई भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उससे ज्यादा डबल लोन लेगी। लेकिन अगर किसी की नियत सच्ची होगी और अच्छी नियत होगी वतन के साथ, तो वो तो फिर बेहतरी के लिए काम करेगा। हो सकता है कि उसको थोड़े टफ डिसीजंस लेने पड़े, थोड़े मुश्किल फैसले करने पड़े, लेकिन फिर भी जो है वो अपना काम पॉजिटिविटी से नहीं छोड़ेगा। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो ओवरऑल पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की, कि क्या अपोजिशन का जो स्टांस है कि वो हुकूमत को अपोज करेंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे, क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे, या फिर हुकूमत इटसेल्फ पाकिस्तान को जो है इन मसाइल से निकाल पाएगी। मैं ब्रेक से कबल सवाल छोड़ कर गई थी अख्तर साहब के लिए कि अगर नीयत साफ़ हो और पहली मरतबा PTI को जो है चांस मिला है हुकूमत में आने का, कि अगर लीडर की नीयत साफ़ हो और कोशिशें हों तो क्या हम इन मसाइल से नहीं निकल सकते? क्या फिर से दोबारा एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ मिलकर आजमाए हुए लोगों को लेकर आना, क्या ये तमाम तर मसाइल का हल है? क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, आप अभी मौजूदा गवर्नमेंट की मैं बात करूंगा फिलहाल, क्योंकि आप देखें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, अब उनके लोग अभी जो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, ये कि एक परसेप्शन के ऊपर बात है, कोई हम ये नहीं कह रहे कि खुदा ना खास्ता ऐसा होगा, इट्स जस्ट ऑन परसेप्शन के इन केस अगर ऐसा होता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? कॉन्सिक्वेंस तो देखिए बहुत बुरे हैं। एक्चुअली बात यह है कि गवर्नमेंट, क्या हल यही है जो आजमाए हुए हैं उन्हीं को, लुटेरों को दोबारा लेकर आना? देखिए लुटेरे, अभी देखिए आपको कौन सिंसियर लग रहा है, आप ये बताइए। अब जाहिर है कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है। अभी इमरान खान साहब को जो हमारी कौम है, वोटर्स जो है बड़ी उम्मीदों से लेकर आया था, मगर जो उनका एजेंडा, जो उस वक्त उन्होंने बातें प्रॉमिस किए थे उसके साथ आवाम के साथ, वो उसके तकरीबन बरक्स काम किए। जो इकोनॉमिस्ट थे वो ये कह रहे थे ना कि जो यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो तबाहियाँ मची हैं, वो तमाम तर तबाहियाँ आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर को टफ टाइम देंगी। हालांकि उस वक्त कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि PTI आने वाली है, या ऐसी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन इस किस्म की कयास आराइयाँ हो रही थी। देखिए, टफ टाइम हर आने वाली गवर्नमेंट को मिलेगा, हर आने वाली फाइनेंस मिनिस्ट्री को मिलेगा,
हर आने वाली जो है यानी कि गवर्नमेंट को मिलेगा। मुझे यहाँ पे कॉल पे लेना है गुले राना साहिबा को, पीपल्स पार्टी से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी उनका टेक जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम गुले राना साहिबा, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, मुझे फोन पे लेने का शुक्रिया आपका बहुत बहुत। गुले राना साहिबा, आज के प्रोग्राम में हम बात करें पीपल्स पार्टी के बाद अब PMLN भी जो है इकट्ठी हो गई है और वो कह रही है कि हम हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी और क्या आपको लगता है कि अपोजिशन का स्टांस इतना क्लियर है और आप जो है टेक्निकली इस किस्म की कोई ना कोई कंडीशंस लेकर आएंगे या रीजंस ऐसे लेकर आएंगे, अपोजिशन का एक अहम किरदार अदा करेंगे हुकूमत के सामने और टफ टाइम देंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि पीपल्स पार्टी के बाद अब नून लीग, नून, मीम, शीन, हे, खे, जितनी भी कोई भी ले ले, सारी दुनिया को नजर आ रही है एक चीज। और हमारी पीपल्स पार्टी का तो चेयरमैन साहब का तो बिल्कुल साफ मौकफ था कि कोई बात नहीं, ये आप अपनी हुकूमत चलाएं, आप जो अच्छा काम करेंगे हम उनके साथ हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये बिल्कुल साफ अल्फाज में चेयरमैन साहब ने कहा था। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, वक्त गुजरता चला जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है, एक एक दुनिया क्या हमारे वक्त गुजरता जा रहा है। और इससे पहले बार बार आप लोग जब इक़्तिदार में आए, उसी बात पर आ रही हूँ कि ये कोई इररिलेवेंट बात नहीं है कि अब नून लीग क्या, ये तो हर शख्स को इस चीज की तकलीफ है। महंगाई का ये आलम है कि आप बाजार तो जाए, गरीब आदमी तो पहले तो पिसता था, अब तो मेरा ख्याल है पिसते भी खत्म होता चला जा रहा है। आप जो है वो लेकिन ये महंगाई क्या हमेशा से डेकेड से हम लोग नहीं झेल रहे? हमेशा ऐसी महंगाई, ऐसा ही बुरा हाल, जब भी रमजान है जखीरा अंदोज जो है महंगी, ऐसा ही बुरा हाल, ऐसी महंगाई तो हमने कभी नहीं देखी। यकीन जानिए, हम लोग तो ओपन हार्टेड लोग हैं। मैंने आपसे बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा है कि चेयरमैन साहब का तो साफ, मैं भी इसी पाकिस्तान में रहती हूँ और आप भी इसी पाकिस्तान में रहती हैं और मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। आज आप ये देखिए, लोग जो है वो अब तो मजाक बनाना शुरू कर दिया है। फवाद चौधरी साहब के नाम से आ रहा है कि आप जामन के पेड़ के नीचे अगर गुलाब का पौधा लगा देंगे तो गुलाब जामुन निकल आएंगे। अब इससे अच्छा ठीक है, आपने ये बात की गुले राना साहिबा, लेकिन क्या आप लोगों ने मजबूर नहीं किया कि उनको उनकी जगह से हटा कर कहीं और प्लेस करना? उनके पास लॉ की भी डिग्री है, उनके पास जर्नलिज्म की भी डिग्री है, उन्होंने लॉ भी प्रैक्टिस किया, उन्होंने जो है ये कम्युनिकेशन की फील्ड के साथ भी एसोसिएट रहे। क्या वो अप्रोप्रिएट ओहदा नहीं था उनके पास इंफॉर्मेशन और मिनिस्ट्री का? आप लोगों ने बार बार उनके हर स्टेटमेंट को आपने बार बार उसको रगड़ा, उसके खिलाफ आप लोगों ने बातें की, फाइनली उनको डिस्प्लेस करना पड़ा। अब भी आप लोग खुश नहीं है? आप ही की पीपल्स पार्टी से जो है ना कि जो चीज सामने आ जाए, ऐसे कोई बेवकूफ तो नहीं। हमारे चेयरमैन साहब कोई ही इज सच अ लर्नेड पर्सनालिटी, ही इज सच अ लर्नेड मैन, तो वो किसी ऐसी चीज को तो नहीं रगड़ेंगे ना कि जिसका कोई वही सब कुछ सबके सामने है। मैं तो अब ये हैरान होती हूँ कि जो चीजें सबके सामने चल रही है उन पर अब सवाल कैसे? अब तो हमें हुकूमत से जवाब चाहिए। अब हमसे को क्या जवाब मांगेंगे? हम तो लोगों को मुझे बात तो करने दीजिए, वो तो सब एक सिलसिला साथ चल रहा है। लेकिन जो सवाल हुकूमत के लिए उठ रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? कब देंगे? कैसे देंगे? और ये सिलसिला कब तक इस तरह से चलेगा? कब तक वो कहेंगे कि परेशान नहीं होना, पब्लिक को चाहिए मतलब परेशान हाल होके खत्म होने को आ रहे हैं तो परेशान ना हो। आप लोगों ने खत्म नहीं किया पब्लिक को, इतने सालों में इक़्तिदार ले लेके बार बार। कोई भी जीशऊर इंसान जो है वो इन हालात के खिलाफ उठ खड़ा होगा, और जब तक उठ खड़े नहीं होंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को हम गिराना नहीं चाहते, किसी को हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन जो चीजें गलत जा रही हैं उनको तो रोकना पब्लिक का फर्ज है ना। छोड़ दें गुले राना साहिबा, आप लोगों ने गुले राना साहिबा, अच्छा मुझे ये बताइए, एक सवाल आपसे गुले राना साहिबा, आपसे एक सवाल करूंगी कि आप लोग जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे, आप कौन सी चीजों को क्रिटिसाइज करेंगे, उनकी किस डोमेन्स के ऊपर बात करेंगे और वो प्रोडक्टिव होगी? सिर्फ और सिर्फ जो है एक दूसरे को एक्यूज करना और स्टेटमेंट्स के ऊपर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कैटेगोरिकल होगी बात? तो मेरा ख्याल है कि बच्चा उठेगा इस चीज के खिलाफ। तो इसको आप मुखालफत नहीं कह सकती। वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी। नहीं तो फिर आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है ना हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे। नहीं तो देखिए वो तो है, लेकिन जुमले में तो यही आएगा ना कि मुखालिफ तहरीक जाहिर है। वही मैं आपसे पूछूं, तहरीक में क्या होगा? किस डोमेन को क्रिटिसाइज करेंगे, कैसे चलाएंगे? वाले तो बहुत हैं, ठीक है ना। यहाँ तो सिर्फ जबान पकड़ी जाती है, जो अमलन हो रहा है उसको देखे ना कि वो क्या हो रहा है।
अमलन तो सबके सामने, किसके, अच्छा चलिए किसके सामने नहीं है, डॉलर का रेट, डॉलर गुलिराना साहिबा, I'm sorry you're not answering my question. I'm repeatedly asking you कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में क्या होगा आखिर? अभी तो सब्र कीजिए, अभी तो रमजान खत्म होने दीजिए, देखिए कौन कौन खड़ा होता है, तो फिर किस किस को रोकेंगे, किस किस की जबान पकड़ेंगे? चलिए जी, पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं जी बहुत खराब है, आपने क्या किया? नहीं, मेरा आपसे इस वक्त बार-बार रिपीटेडली एक ही सवाल है, रोक के दिखाइए। अगर ये जिन लोगों ने वोट दिए हैं उनका अपना मौकफ ये है। गुलिराना साहिबा, आई एम रिपीटेडली आस्किंग यू अ सिंगल क्वेश्चन कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक में आखिर आप लोग क्या करेंगे, किस किस्म की तहरीक चलाएंगे? क्या ये कोई टाइम एजेंडा होगा आप लोगों का, या ये विदाउट एजेंडा सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे इनके तमाम चाहे प्रोजेक्ट्स हो गए, कुछ भी हो गया? करूं या मैं इस वक्त क्यों कोई चीज वक्त से पहले कहूं कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? ये तो यानी कि पीपल्स पार्टी को अब तक लाहे अमल का नहीं पता कि क्या होने जाएगा। वक्त का ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखिए। अब तक आप लोगों को कोई एग्जैक्ट, आप लोग को कोई भी डायरेक्शंस नहीं मिली? यानी कि आपकी आवाज बहुत ब्लर हो रही है, मैं बहुत मुश्किल से समझ पा रही हूँ क्वेश्चन। गुलिराना साहिबा, आपको अभी तक पीपल्स पार्टी को डायरेक्शंस नहीं मिली कि क्या होने जाएगा इस हुकूमत मुखालिफ तहरीक में? नहीं जी, मैं इस मामले में बिल्कुल खामोश रहूंगी। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगी कि हमें क्या कहा गया या हम क्या करने जा रहे हैं। ये तो मैंने कहा ना कि अच्छा ठीक है, तो पीएमएल-एन की सपोर्ट आपको लगता है कि आप लोग को मिलेगी, जो भी ये तहरीक चलाने जा रहे हैं आप लोग? जी क्या कह रही हैं? पीएमएल-एन की सपोर्ट मिलेगी आप लोगों को इस हुकूमत मुखालिफ तहरीक में, क्योंकि उनकी तरफ से भी आवाजें उठ रही हैं? बस देखिए ना जी, अब तो मैं खुदा ना खास्ता, हम कौन होते हैं किसी को डराने वाले? अल्लाह सबके हक में बेहतर करे। हमें हमारे मुल्क की फिक्र है, ईमानदारी की। मैं आपको बात बताऊं, जो मुल्क के खिलाफ कोई काम होगा हम उसके साथ हैं। मुल्क की सलामती के ऊपर हम किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है। काश आप लोग कॉम्प्रोमाइज अपने इक़्तिदार में ना कर पाते तो इदारों का ये हाल ना होता। चले आप ये पिछला बार कहा गया था, तो चले जी, अगर इतना बुरा तो आप वहीं तक ही रोक लेते। अगर आप कहते हैं कि जी खराबी थी, आप खराबी को वहीं तक रोक लेते ना। आप तो उससे भी कहीं ज्यादा आगे निकल गए। आप तो कहते थे कि हम कशकोल तोड़ देंगे और हम तो कोशिश कर लेंगे। तो यहाँ को काफी ऊंची ऊंची मारते हैं, तो जरा कोशिश करें। ठीक है गुलिराना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी अख्तर साहब, ऑपोजिशन जो कि कभी इक़्तिदार में हुआ करती थी, अब वो कहते हैं कि हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हुकूमत के गलत फैसलों के ऊपर। जब उनको इक़्तिदार मिला हुआ था तब उन्होंने कुछ ना किया अनफॉर्चुनेटली। देखिए ये उनकी बयान गुलिराना साहबा का ठीक है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। बात ये है कि जहाँ तक जो आप सवाल उनसे पूछ रही थी उसके हिसाब से तो एक्चुअली, क्योंकि जो मोहतरम आसिफ जरदारी साहब हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं, उनकी लीडरशिप फैसला करेगी। गुलिराना साहबा तो आपको नहीं बता पाती क्या होगा। अभी मैं यही जानने की उनसे बार बार कोशिश कर रही थी ना, यानी कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ या तो बातें चल रही हैं, कोई इनके पास लाहे अमल नहीं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पार्टी में अब तक लोगों को इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली, कोई डायरेक्शंस नहीं मिली, किसी को कोई खबर नहीं है। तो अब हो सकता है या तो सिर्फ ऐसी बातें चल रही, जैसे कि एक इनकी ट्रेन मार्च चली थी। और देखिए मोहतरम आसिफ जरदारी साहब के कुछ रिसेंटली 1-2 बयानात आए हैं अभी नैब के सामने जो पेश हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने स्टेट फॉरवर्ड बड़ी सख्ती से ये कह दिया है कि ये मेरी आखिरी मतलब पेशी है, यूँ समझ लीजिएगा, मैं आखिरी मरतबा आपके पास आया हूँ। अच्छा, बिल्कुल सख्ती से कहा है। ये थ्रेट था क्या? जी थ्रेट कह लें, ये एक उनकी स्ट्रेटेजी है कि जाहिर है वो भी सख्ती करते जा रहे हैं। उनका बयानिया आप गौर फरमाइए, लास्ट टाइम भी उन्होंने बड़ा एक स्ट्रिक्ट बयान दिया है, तो इसी से आपको डायरेक्शन तो नजर आनी चाहिए। जी ठीक है, पब्लिक को भी नजर आनी चाहिए और हुकूमत को भी नजर आनी चाहिए। यानी आपको लगता है कि वो ये डायरेक्शन, ये सिर्फ वी डोंट नीड टू टेक इट एज अ थ्रेट ओनली, बल्कि ये भी हो सकता है कि कोई कैंपेन चलाने के लिए, उनको कोई चीज ऐसी तहरीक चलाने के लिए वो सीरियस हों कि जिसको प्लान करना उनको। बिल्कुल दोनों साइड से आप आपको क्या लगता है, फॉर इंस्टेंस ये तहरीक चलाते हैं तो क्या कोई प्रोडक्टिव तरीके से चलाएंगे? क्या हुकूमत के जो गलत फैसले हैं या जो गलत काम हो रहे हैं या जो चीजें रेक्टिफाई नहीं हो पा रही उनके ऊपर सवालात उठाएंगे, या फजूल बातें कि उन्होंने साहिबा बोल दिया, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली बोल दिया, इस किस्म की बातें करेंगे? नहीं, अभी तो जो ये बयान मोहतरम आसिफ जरदारी साहब का था बहुत ही गौर तलब था। उन्होंने कहा कि या तो ये नैब रहेगी, ठीक है, या तो फिर ये जो है जो हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ये रहेगी, या तो अब आप देख लीजिए। तो वो नैब को फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ ये लोग बार बार इसलिए भी कनेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि नैब गर्दी हो रही है। आपको लगता है कि वाकई ऐसा हो रहा है या एहतसाब सेल को कभी पास्ट में इस्तेमाल किया गया हो?
उन्होंने ये कहा है कि नैब या तो नैब रहेगी या फिर ये सूरत हाल रहेगी जो भी इस वक्त महंगाई और मामलात हैं। तो और उन्होंने बड़े दानिशमंदाना, देखिए तो गौर तलब है कि अगर नैब रहेगी तो फिर इकोनॉमी का हाल बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा होने वाला है, आवाम रोड पे आने वाले हैं। सर मुझे ये बात इनकी समझ नहीं आती और ना ही मुझे कोई ये जवाब दे पाता है आज तक। ये लोग बार बार नैब को इंटरकनेक्ट कर देते हैं इकोनॉमी के साथ, कहते हैं नैब गर्दी की वजह से लोग भाग रहे हैं, लोग डर रहे हैं, जो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस टाइकून्स है वो इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं, खौफ हो रहा है उनको। क्यों? आखिर वो कुछ तो गलत कर रहे होंगे ना। अगर मेरा बिजनेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मेरे बिजनेस में कोई गलत काम नहीं है, मैं कोई किसी से कोई ब्लैक मनी नहीं ले रही, या मैं गलत काम या मैं गलत सर्विसेज नहीं दे रही लोगों को, तो मुझे आखिर किसी से कैसे डर लगेगा? मुझे तो डरना ही नहीं चाहिए। नहीं, डरने की बात इस तरह भी है, देखें जो पास्ट प्रैक्टिसेस हैं बिजनेस की, बिजनेसमैन अकाउंट्स, बिजनेस अकाउंट्स खोलते रहे, ट्रांजैक्शंस करते रहे, बट ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आसिफ जरदारी साहब ने भी ये कहा कि ये लोग तो अकाउंट खोलते हैं, बिजनेस अकाउंट खोलते हैं, ठीक है ना। अगर ये इतनी इस तरह सख्ती खोलते हैं सर कि मैं आपके अकाउंट पे कल को मैं कोई एक बिजनेस करूं, आपके अकाउंट में मैं 10 ये मुझे मालूम नहीं है, अकाउंट्स खोलूं और आपको पता ही ना हो, ये तो जाहिर है कि तहकीक करने वाले इदारों का काम है। मैं तो सिर्फ उनके बयानिए की बात कर रहा हूँ कि किसी हद तक जो बात करते हैं उसमें बात में एक जान भी होती है और एक तरफ कवर भी कर रहे होते हैं वो चीज को, ठीक है, बात तो ठीक है। लेकिन जो ऑपोजिशन की बार बार ये रिपीटेडली एक ही स्टेटमेंट है ना, वो क्लियरली ये जाहिर करता है कि नैब जो है बदमाशी कर रहा है, दहशतगर्दी है उनकी, साफ साफ तभी उन्होंने नैब गर्दी नाम दे दिया है। और उनके इस किस्म के जो बिहेवियर है उसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता ये सेंटेंस कि आखिर क्यों, कि अगर ठीक है बिजनेसमैन डिफरेंट अकाउंट्स भी खुलवाते हैं, थोड़ी बहुत उनको टैक्स से बचने की जरूरत भी पड़ती है, कुछ ऐसे काम भी वो करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना अख्तर साहब कि वो सिर्फ और सिर्फ इलीगल रास्ते के ऊपर चले। इस तरह भी तो बिजनेस टाइकून्स हैं पाकिस्तान में जो कि आप प्रॉपरली टैक्स नेट के अंदर हैं, अपना टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज लीगल एस्पेक्ट से कर रहे हैं और बहुत सिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं, वो बिजनेस भी कर रहे हैं, इकोनॉमी को में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम क्या ये पॉजिटिव एग्जांपल्स नहीं दे सकते? मलिक रियाज साहब ने एक इंटरव्यू में ऑनर कहा था कि बिजनेस करना आसान नहीं है और ये जरूरी है, ये इस किस्म के काम, यानी वो भी लोगों को दर्स दे रहे थे, तलकीन कर रहे थे कि बिजनेसमैन बनना है तो उल्टी सीधे काम करो। देखिए पास्ट में ये सब कुछ इस तरह की चीजें होती रही, मगर कुछ बहुत हदूद क्रॉस कर गई। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, जाहिर है उनका एहतसाब होना चाहिए, उनका सब कुछ होना चाहिए, मगर अगर नैब कोई भी एहतसाब करता है क्रॉस द बोर्ड भी तो करे। अब कुछ और लोग भी तो हैं, पैनामा की लिस्ट उठा के देख लें, उसमें से बहुत से नाम और भी तो हैं। ठीक है, अभी इस तरह से जब इस तरह की चीजें मेरिट पे नहीं होती तो फिर उंगलियां टूटती हैं। मगर मैं ये नहीं जानिबदारी की बात नहीं कर रहा हूँ कि जी पीपल्स पार्टी की मैं फेवर कर रहा हूँ। एक बात हक की है तो जितनी हक की उतनी करेंगे, जितनी हक की नहीं है वो नहीं करेंगे। ठीक है, और ऑपोजिशन का ये टेक भी आता है, वो बार बार यही बात करती है, कहते हैं कि नैब को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कहते हैं? पीटीआई को तो फर्स्ट टाइम इक़्तिदार में आने का मौका मिला है, तो यानी कि उनका इशारा होता है, वो बार बार ये कहते हैं कि जो जितनी भी हुकूमतें हैं, जितनी कौन सी हैं, ये दो पार्टीज ही रही हैं इक़्तिदार में हमारे मुल्क में, इन्होंने तबाह और बर्बाद किया है पाकिस्तान को। और पीटीआई को तो आप साइड पे कर लें, फर्स्ट टाइम हो गया, तो रह गई इनके अलावा पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी के अलावा। तो क्या पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन के अगेंस्ट इस्तेमाल किया है नैब को या एहतसाब सेल को, जब एहतसाब सेल सिर्फ हुआ करता था, और पीपल्स पार्टी ने इन रिटर्न पीएमएलएन के अगेंस्ट यूज किया? आप बिलीव करते हैं इसके ऊपर? देखिए इन्होंने पहले किए हुए थे ना, बहुत से केसेस तो उस दौर के थे जो नैब ने खोले हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत से केसेस तो उस वक्त थे, पीटीआई ने आके तो नहीं बनाए। ये तो बहुत ही बहुत जेनेरिक बात। पहले उन्होंने खुद बीज बोए हुए थे ना, ठीक है, वो उगे नहीं थे, वो अलग बात है, अब इन्होंने उगा दिए, वो केसेस सामने खड़े कर दिए। तो बात ये है कि ये तो होता रहा है सियासत में, उन्होंने पहले खुद भी किया है, जो इक़्तिदार में होता था, जो नहीं होता था वो यही चीज़ करता था। बट अब ये है कि सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, मगर ये ज़रूर है कि इस वक्त पीटीआई जो नज़र आती है वो ये चाहती है कि ठीक है इदारे मजबूत हों, ठीक है। पीपल्स पार्टी के दौर में या नवाज, पिछली जो गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ की, जैसे अगर देखा जाए तो वो पंजाब की गवर्नमेंट कैसे चलाते थे? ब्यूरोक्रेसी के थ्रू चलाते थे, किसी को वजारत तो देते नहीं थे इतनी ज़्यादा, और वो ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू चलाते थे। और ब्यूरोक्रेसी में भी मसाइल हैं क्या? बिल्कुल हैं, क्योंकि जो दो पार्टियां रही हैं एक्चुअली इन्फ्लुएंस पिछले दौर में उन्हीं का रहा। पीटीआई के ब्यूरोक्रेट्स तो इस वक्त अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, जाहिर उन लोगों के अवेलेबल थे जी, ठीक है। अब वो पोस्टिंग करके कुछ भी कर लें तो उतना कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए था। ठीक है, और क्या जो जहाँ पे भी जिस भी डिपार्टमेंट्स में ये ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं,
उनमें क्या आप ट्रांसपेरेंसी देखते हैं, या आप वहाँ पे भी फेवर एक दूसरे की करना और वहाँ पे मेरिट का ना होना, ये तमाम तर मसाइल भी देखते हैं आप? देखिए, इसमें जाहिर है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जाहिर है इनके अपने फ़ायदे भी ताल्लुक होता है उसका। ज़्यादा जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं, गवर्नमेंट चाहे बारी बारी में कोई भी आए, जो भी पहले 2 या 3 पार्टीज़ थी, तो उन पार्टीज़ के साथ इन तमाम ब्यूरोक्रेट्स के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक तो रहते थे, ठीक है ना। जो उनके मंजूर नज़र होते थे, उनकी पोस्टिंग्स होती थी, जो आता था वो चेंज करके उनको वो ले आता था सारा सिस्टम, तो दूसरे बैठ जाते थे, ठीक है। फिर जब उनका वक्त आता था तो वो आ जाते थे, तो उनसे काम तो लिया जाता था। अच्छा, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने दायरे के जो भी कर रही होती थी। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यानी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा हाई है। जी बिल्कुल है, हाई कहेंगे या नहीं कहेंगे, मगर है ज़रूर, इन्फ्लुएंस है ज़रूर, बिल्कुल ये तो है। ठीक। और टेक्नोक्रेट्स को कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? क्या इतना स्कोप अभी भी आपको नहीं दिखाई देता, इतना या इतना उनकी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करते हुए आप नहीं देख रहे? टेक्नोक्रेट्स देखिए अवेलेबल होते हैं, टेक्नोक्रेट्स भी डरे हुए हैं, इतने टेक्नोक्रेट है नहीं। जिस मुल्क में अपना परमानेंट थिंक टैंक नहीं होता, वहाँ टेक्नोक्रेट्स वीक होते हैं। जो भी अपने शोबे में महारत रखते हैं वो वीक होते हैं, वो काम मुल्क के लिए नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी तो हैं अख्तर साहब, जो कि जो कि मेरिट के ऊपर उतरते हैं, लेकिन उनको वो जगह नहीं मिल पाती, उनको इतना टफ टाइम मिलता है, जो उनकी जगह वो जो डिजर्व करते हैं वहाँ पे कोई और बैठा हुआ होता है, उनको ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो अपनी वर्थ से छोटी जगह पे बैठ जाते हैं। एंड यही होता है। मंजूर नजर लोग आते हैं, जो उनके एजेंडा पे काम करते हैं वही आते हैं, वो आ भी वही सकते हैं, दूसरे नहीं आते। बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बहुत से मैंने देखे हैं मुख्तलिफ फील्ड के अंदर, बहुत कमाल के, बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं, मगर ये है कि ज़ाहिर है कि वो अपना डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको उनके एजेंडा पे भी चलना होता है। तो ये तो एक्चुअली सिचुएशन हमेशा रही है। मगर पीटीआई को जो है ना, अभी उनकी आप देख लें, उन्होंने उन्होंने टेक्नोक्रेट लाने की कोशिश की है। वो कितने 5 मुशीर रख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, आप बाकी स्पेशल असिस्टेंट रख के गवर्नमेंट बना ली या किस टाइप का कर लिया, सीएम भी ऐसे कर रहे हैं। तो बात यह है कि ज़ाहिर है कि काबीना जो है वो ज़ाहिर है कि इलेक्टेड तो है नहीं है, मुशीरों के थ्रू चला रहे हैं, कोशिश तो वो कर रहे हैं। देख लें, लास्ट ट्राई है, अगर वो कुछ कर पाए तो कर पाए। मगर देखें, आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव लोगों को बिठाना, उनको बड़ी अहम सीटें देना, ये एक किस्म की गवर्नमेंट की नाकामी है। अच्छा, ठीक है। अख्तर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जापान का पाकिस्तान में सरमायाकारी और जो बायलैटरल टाइज जापान के साथ हमारे होने जा रहे हैं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल वापस आने का एक बार फिर शुक्रिया। हम ब्रेक से कबल बात कर रहे थे कि ओवरऑल क्या टफ टाइम दे पाएगी ऑपोजिशन हुकूमत को, साथ ही साथ जापान के साथ कुछ मीटिंग्स हुई हैं, क्या बायलैटरल टाइज जो हैं बेहतर हो पाएंगे, क्या सरमायाकारी जापान की तरफ से हो पाएगी, या फिर इसके ऊपर भी सवालात उठेंगे, जैसे कि सी पैक की सरमायाकारी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि उसमें ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो चाइना का है, पाकिस्तान का इतना फ़ायदा नहीं है। सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, वज़ीर आज़म साहब कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कोशिश तो है, मगर यह है कि उस लेवल की तो नज़र नहीं आती। मगर यह है कि हालिया जापान से के सफ़ीर के साथ जो मुलाकात है, उसमें कुछ पैकेज मिलने का या कुछ इन्वेस्टमेंट का जो है प्रपोज़ल पुटअप हुआ है। अब देखते हैं कि अभी इसको पाए तकमील तक पहुंचता है, कोई इस तरह का MOU साइन होता है या नहीं होता, वो हमें ज़रा वेट एंड सी वाली बात है, कल तक कुछ खबर मिलेगी। मज़ीद ये है कि बाकी फ़ॉरेन से जो है अभी बिजनेसमैन इतना आ नहीं रहा, ठीक है ना। बाहर से इन्वेस्टमेंट जो मुल्क की सूरत हाल है, उनको खदशात अभी जो ख़ास तौर पे दोनों अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, ख़ास तौर पे बड़ी पार्टीज़ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप की तरफ से, जो इस वक्त ईद के बाद टफ टाइम नज़र आता है इंटरनेशनली, जो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसको, उस तरह से जो है फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा अभी रुकती हुई नज़र आ रही है। मगर लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन क्योंकि हम प्रोजेक्ट के ऊपर तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक तो ना कोई प्रोजेक्ट साइन हुए, ना कोई उसके हवाले से बात हुई, सिर्फ और सिर्फ एक हिंट दी गई है कि हमारी सरमायाकारी जापान के साथ हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, जापान के अलावा क्या दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए इंटरेस्टेड हो पाएंगे? देखिए, ये बेसिकली IMF का जो ये पैकेज अभी लिया है, इसकी जो बजट के बाद क्या सिचुएशन आती है, उसके बाद कुछ चांस है। ठीक है। और अगस्त में पॉसिबिलिटीज है कि कोई इस टाइप की हो, बट उस वक्त मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल जो है उस पर डिपेंड करेगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से अगर स्टेटमेंट देखें तो वो कहते हैं कि तमाम शोबों में जापानी सरमायाकारों को खुश आमदेद कहते हैं। तो यानी उन्होंने एक ओपन इन्विटेशन दिया है कि आप किसी भी सेक्टर में अगर यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अपना। लेकिन यहाँ पे किस डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि उस डोमेन में ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम भी ग्रो कर पाएंगे और वहाँ से भी हमारी इन्वेस्टमेंट उनके साथ अच्छी हो पाएगी? देखिए, इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं बिलावजह कोई ऐसी बात करूं, मगर यहाँ तक बज़ाहिर एक कॉमन मैन की समझने की बात है कि अभी तक कोई ऐसा कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ नहीं है। ठीक है, अभी उन्होंने कोई प्रपोजल दिया नहीं, क्योंकि सीपैक के कुछ प्रपोजल पहले से मौजूद हैं। तो जापान ज़ाहिर है कि वहाँ पर जिन एरियाज़ में एक्चुअली कुछ सीपैक चाइना गवर्नमेंट नहीं कर रही या दूसरे जो अलाइ कंट्रीज़ जो हैं, जो इस ब्लॉक के अलाइ कंट्रीज़ हैं, तो वो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ हो सकता है जापान जो है कुछ ना कुछ प्रपोजल दे। ठीक है। अख्तर साहब, हमें यहाँ पे डॉक्टर अफनानुल्लाह ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफनान। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अफनान, क्या कहेंगे आप? हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे कुछ पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, साथ ही साथ हमने बात की कि ऑपोजिशन टफ टाइम दे रही है हुकूमत को, और पीपल्स पार्टी के बाद अब PMLN की तरफ से भी स्टांस आया है कि वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का कम्प्लीटली इरादा रखती हैं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक प्रोडक्टिव होगी और सीरियसली एक टफ टाइम मिलेगा हुकूमत को? देखिए, जो पहली बात आपने कही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आए और जो क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर बाहर से लोग आके जो भी अपने पैसा ले गए हैं, जापान की बात की जा रही है कि जापान के साथ भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अंदिया दिया गया है। देखिए, आज जो है वो खबर ये है कि रेनो एक बड़ी मशहूर या कहते हैं फ्रेंच कंपनी है जो पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही थी अल फुदैन के साथ, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पुल ऑफ कर दी और वो ये प्लांट अब नहीं लगा रहे। अच्छा। उसकी जो वजह बताई गई है वो ये है कि जो इकोनॉमिक जो मेल्टडाउन हुआ है पिछले 8-9 महीने के अंदर, और जो ये जो कंटिन्यूस स्लाइड है रुपये की, उसकी वजह से जो वायबिलिटी थी प्रोजेक्ट की वो अब रही नहीं है। अच्छा। और जो मुसलसल इकोनॉमिक मेल्टडाउन मजीद होता जा रहा है, इसकी वजह से और भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ठीक है। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है, देखें, जो आपकी टीम होती है, इकोनॉमिक टीम होती है, उसको बड़ा मंजावा होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे हमने जो है वो रुपये को स्टेबलाइज करना है, कैसे हमने स्टॉक मार्केट को जो है वो आगे लेके जाना है। लेकिन अभी तक हो इस तरह रहा है कि ऐसे लग रहा है कि मुल्क में कोई मतलब कि खुद मतलब कभी कहीं जा रहा है मामला, कभी कहीं जा रहा है, कोई जो है इसको मैनेज करने वाला नजर नहीं आ रहा। लेकिन डॉक्टर अफनान, ये जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक की बातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस आ रहा है, अब PMLN की जानिब से भी सुनाई दे रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या इसमें कोई प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर ऑपोजिशन जो है क्रिटिसाइज करेगी हुकूमत के ऊपर? देखिए, जो कुछ अभी तक हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, महंगाई का मामला हो या आपका ये इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हो या गैस की प्राइसेस हो, जो अब आवाम की चीखें जो है वो इतनी ज़्यादा निकाल दी हैं इन्होंने कि अब मुस्लिम लीग नून के पास इसके अलावा कोई चारा रह नहीं गया। हालांकि हम चाहते नहीं है, क्या कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो रोड पे आए और वो आके कोई एहतजाज करे। हम चाहते हैं कि हुकूमत को टाइम दिया जाए और ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारा वक्त और इनका वक्त में कितना क्या फर्क था। लेकिन इतने ज्यादा हालात खराब कर दिए गए हैं कि इसके अलावा कोई चारा लोग हमारे पास, मुस्लिम लीग नून के पास या जो अपोजिशन पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है या पीपल पार्टी है, कोई लाहेअमल तैयार कर लिया गया है कि ये तमाम जो स्ट्रैटेजीज होंगी, ऐसा प्लान होगा, इतने टेन्योर का ये पूरी हुकूमत मुखालिफ तहरीक होगी, अब तक इस किस्म की कोई डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस नहीं आई? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया है आज की ईद के बाद जो है वो आवाम राब्ता मुहिम जो है वो स्टार्ट कर दी जाए। उसका मतलब ये होगा बेसिकली कि जो पार्टी की लीडरशिप है वो अपनी अपनी जगहों के ऊपर जो है वो छोटे जलसे या जुलूस वगैरह जो है वो निकालना शुरू करेगी। इसके अलावा मरियम नवाज साहबा बहुत एक्टिव ऑलरेडी हो चुकी है। ये इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि वो अपना स्केड्यूल दे देंगी कि मैं इधर इन दिनों में जलसे करने जा रही हूँ। ठीक है, यानी कि PMLN की तरफ से आप स्टांस ही क्लियर बता रहे हैं। अभी मेरी पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई तो उनके पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, हालांकि बहुत ज्यादा पुश पीपल्स पार्टी की तरफ से किए जाने की कोशिशें हो रही है कॉन्स्टेंटली। देखिए, ये जो है ये अभी ये आज ही की खबर है, या कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली PMLN ने तो डिसाइड किया है कि क्योंकि हालात इतने ज्यादा तेजी से खराब हो गए हैं, मजीद जो है वो मतलब आपको देखें स्टॉक मार्केट जो है क्या असर इन्होंने किया है, लोगों के कई 100 अरब रुपए हो गए
ठीक तो है। अब इस तरह डॉलर जो है रोजाना 4-5 रुपए बढ़ रहा है, इस तरह तो आज जो है वो ब्लूमबर्ग ने कहा है कि वर्स्ट करेंसी है एशिया की पाकिस्तानी। ठीक है। एक टाइम था कि हमारी बेस्ट क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट थी और हमारी स्टेबल करेंसी थी। अब ठीक है। अगर इतने तेजी से हालात खराब होंगे तो इसके अलावा हमारे पास क्या चाह रहा है कि हम जो है वो रोड के ऊपर आए। आवाम का प्रेशर इतना ज्यादा है हम पे, और ज़ाहिर है एक अवामी जमात है, तो हमें आवाम के प्रेशर के मुताबिक जो है वो फिर अब ज़ाहिर है देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इन लोगों से संभाला जा नहीं रहा मामला। और ये इतना ज्यादा, अगर मुल्क चलाना है कोई मामूली चीज नहीं होती। देखें ऑपोजिशन में कोई भी बंदा बात बोल दे वो उसको हवा में उड़ाया जा सकता है, लेकिन जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आपको इंतहाई संजीदगी से मामला चलाने होते हैं। ठीक है, बहुत तो बहुत इसके बाद- शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनान प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। जी सर, कुछ बहुत लास्ट कम वक्फा बहुत कम टाइम रह गया हमारे पास, शो को कंक्लूड करने की तरफ लेके जाते हैं। और आप अगर कोई, जैसे आप कह रहे थे कि आपको डोमेन नहीं है कि कौन सी किस एरिया में ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं, इसके अलावा चलें अब हम बात लेकर आते हैं सिक्योरिटी कंडीशंस के ऊपर पाकिस्तान के। जो ओवरऑल हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने हालात को तो कंट्रोल कर लिया था, बहुत बेहतर हो गए थे हालात, लेकिन इन कुछ महीनों में दोबारा से पै दर पे वाक़यात का होना, अब इसको आपको क्या समझते हैं, क्या इनको कंट्रोल कर लिया जाएगा जल्दी? यकीनन कंट्रोल कर लिया जाएगा कि अवाम को इस बात का यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अफवाज पाकिस्तान हैं, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, नीम फौजी दस्ते हैं या जो भी बाकी हमारा सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो तमाम बहुत मजबूत हैं और बहुत खूब अपने काम को जानते हैं। आज जैसे कि आपने देखा कि जो उन्होंने CTD ने एक्शन लिया, 9 दहशतगर्द मारे गए, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल कंट्रोल में है और डरने की कोई बात नहीं है। जहाँ तक ये कि इस तरह के वाक़यात तो हो सकते हैं, मुमकिन भी है, मगर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा, कर लिया गया है और इंशाल्लाह इनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अख्तर इरानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और जो तमाम तर गेस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में लाइन पर मौजूद थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें कंक्लूड करती चलूँ तो उसमें यह है कि सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अपना काम मुकम्मल तरीके से कर रही हैं। अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर है या कोई और मसाइल हैं, उनको भी कम्प्लीटली इंशाल्लाह ख़त्म कर लिया जाएगा और टेररिज्म को हम कम्प्लीटली इरेडिकेट कर पाएंगे अपने मुल्क से। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की, तो अगर कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान से वापस हट रहे हैं और उनको लॉक किया जा रहा था, जिनको वापस उनको रोका जा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर होंगी फाइनेंशियल कंडीशंस और दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे। आप हमें ट्विटर पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है ALVENAAGH, अलवीना आगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।